क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये दोनों ग्रुप जो हैं ये इनमें नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, मतलब दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आएगा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो हम यहाँ से इसको जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ columns is HCF of 616 and 32, ठीक है। और कैसे निकलेगा ये, तो सबसे पहले तो एक बार रफ में पहले करेंगे हम डिवीज़न कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए, और उसके बाद हम लोग एल्गोरिथम से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो 32 1 जा 32, फिर ये 9 आएगा और ये 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 96, और आई थिंक 9 पे जाएगा ये, तो ये आ गया 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 28, ये आ गया आपके पास 8, और फिर 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, दैट्स इट। तो अब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये रफ वर्क है बेटा, ये रफ वर्क है आपका। आप इसको 616 को कैसे लिखोगे, 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर 8 आएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आपका डिविडेंड बन जाएगा और ये आपका डिवाइज़र। तो 8 इंटू 4 प्लस 0, और जब 0 आ जाता है रिमाइंडर तो हम कहते हैं कि हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, और यही आपका HCF है, यही आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा जिसमें कि दे कैन मार्च, है ना। तो यही आपका आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो है क्वेश्चन नंबर 4। और फोर्थ जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, तो अब ये क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो दोबारा देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। और इसमें आपको हिंट भी दे दिया है कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q + 1 3q + 2, है ना, इस तरीके से। नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दिस एंड सो दैट दे कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हिंट देखते हैं। हालांकि हिंट में इन्होंने x लेने को कहा है, लेकिन क्योंकि हम लोग a एज्यूम करते आ रहे हैं तो a ही एज्यूम करते हैं। लेट a be एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये तो हर एक तरह इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये स्टेटमेंट लिखना ही होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक b इज इक्वल टू 3, देन ऑब्वियसली r क्या हो जाएगा, 0 1 2, 0 1 2 हो सकता है। देन a कैन बी ऑफ द फॉर्म 3q + 1 और 3q + 2। जब भी आप b की वैल्यू 3 लोगे तो a इज इक्वल टू 3q + r होगा, और r उसमें 0 या उससे ज़्यादा और 3 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। दैट मीन्स 3q या 3q + 1 या 3q + 2 ले सकते हैं फिर हम इस केस में। एंड नाउ केस 1 देखते हैं, केस के हिसाब से देखते हैं। पहले सबसे पहला केस ये कि इफ़ a जो है अगर 3q के फॉर्म का है, केस 1 पहले कंप्लीट करेंगे, देन सेकेंड केस कंप्लीट करेंगे। तो पहला केस देखो कि अगर 3q के फॉर्म का है, a अगर 3q के फॉर्म का है, देन a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर का मतलब 9q स्क्वायर, और 9q स्क्वायर को हम 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब इसके बाद ये 3q स्क्वायर जो है ये तो कोई इंटीजर है, ठीक है, 3q स्क्वायर कोई इंटीजर है। यहाँ पर कह सकते हैं कि सिंस q is some integer, therefore 3q square is also an integer। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। सो let 3q square is equal to m, then a स्क्वायर जो है ये आपका 3 × m के फॉर्म का आ गया, करेक्ट है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इस केस में जब इंटीजर हमारा 3q के फॉर्म का होगा, उस केस में उसका स्क्वायर 3m के फॉर्म का होगा, 3m + 1 के फॉर्म का नहीं होगा। तो ये केस कंप्लीट हो गया, और हमें यहाँ पे कहा गया है ना कि या तो 3m के फॉर्म का प्रूव करो, और लगा हुआ है, और नहीं तो 3m + 1 के फॉर्म का प्रूव करो। तो
या तो 3m आएगा या 3m+1 आएगा, तो 3m आ गया, दैट्स इट। ये टास्क कंप्लीट हो गया, हमारा पहला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। केस 2, केस 2 क्या है, केस 2 है आपका इफ़ ए जो है ये 3q+1 के फॉर्म का हो, देन ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा 3q+1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9q स्क्वायर प्लस 6q, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे इसको, और फिर ए स्क्वायर को आप इन दोनों में देखो, आप तो 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 कॉमन ले लो, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q आ जाएगा प्लस 1 आ गया। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये तो कोई इंटीजर होगा ना, तो इसको आप m रख दो, देन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q+1 के, सॉरी 3q नहीं 3 इसको आप m रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 3q नहीं होगा, ये 3m हो जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास 3m+1 के फॉर्म का। तो ये हो गया, जब भी इंटीजर 3q+1 के फॉर्म का होगा तो उस केस में उसका स्क्वायर भी 3m+1 के ही फॉर्म का होगा। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे, तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर हैं जो मेरे ख्याल से बच्चों को डाउट हो सकता है, तो वो ध्यान से देखो। कोई इंटीजर 3q+1 के फॉर्म का आप ले लो, जैसे 10 को लिख सकते हैं ना 3 × 3+1, तो 3q+1 के फॉर्म का हो गया, तो इसका स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा 100। इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हो, है ना, 3 × सम इंटीजर +1। ऑब्वियसली कोई इंटीजर, जैसे और भी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो 13 है, 13 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 4+1, ऑब्वियसली 3m+1 के फॉर्म का है ये, तो 13 का स्क्वायर जो है जो कि 169 होता है, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो 3 × 5 = 15, 1 3 6 +1, है ना, 3 × m+1 के फॉर्म का लिख सकते हो। तो ये बताने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पर। अब कुछ बच्चों को डाउट ये हो सकता है, कुछ बच्चे यहाँ पर ये कहते हैं कि अच्छा यहाँ पर 3q स्क्वायर को भी m ले लिया था और यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q को m ले लिया। तो बच्चों यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि ये 2 इंडिपेंडेंट केसेस हैं, ठीक है। केस 1 में हमने कहा कि अगर इंटीजर 3q के फॉर्म का होगा, ठीक है, अगर इंटीजर a, कोई भी इंटीजर जो a है वो अगर 3q के फॉर्म का होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और फिर उस केस में 3q स्क्वायर = m पुट कर दिया हमने, तो हमारे पास जो स्क्वायर का फॉर्म आया वो 3m आ गया, कोई इशू नहीं है। अब ये वर्क ना कंप्लीट हो गया, यहाँ पर एक केस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि 3m के फॉर्म में प्रूव करो और नहीं तो 3m+1 के फॉर्म में प्रूव करो, तो हमने देखा यहाँ पर कि 3m के फॉर्म का आ रहा है, तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। ये माना जाएगा यहाँ पर कि ये वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है, और ये केस उससे बिल्कुल डिफरेंट है, इस केस से, पहले वाले केस से सेकंड केस बिल्कुल ही डिफरेंट केस है। इस केस में इंटीजर 3q+1 के फॉर्म का है, तो यहाँ पर जो m पुट किया है और यहाँ पर जो m पुट किया है ये डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब ये केस हमने यहीं पर ख़त्म कर दिया, अब हमें इसको इससे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अलग केस था, हमने देख लिया कि जब इंटीजर 3q के फॉर्म का होगा तो उसका स्क्वायर 3m के फॉर्म का होगा, और हमने यहाँ पर ये देखा कि इंटीजर अगर 3q+1 के फॉर्म का है तो उसका स्क्वायर 3m+1 के फॉर्म का होगा। तो ये 2 बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, ये एक अलग सिचुएशन था, ये एक अलग सिचुएशन है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि 3q स्क्वायर प्लस 2q और 3q स्क्वायर दोनों आपस में बराबर होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों m के इक्वल हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और 3q स्क्वायर बराबर होंगे, ऐसा कहना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, इस केस में अलग बात चल रही थी, इस केस में अलग बात चल रही है, तो ये अलग अलग केसेस थे, इसीलिए हमने इसको अलग अलग रखना है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। b की वैल्यू 3 लेनी थी, उसके बाद इंटीजर जो है वो 3q या 3q+1 या 3q+2 के फॉर्म का आएगा। अब अच्छा एक केस और रह गया इसमें, केस 3 भी है, तो केस 3 भी देख ही लेते हैं। केस 3 रह गया था, केस 3 है इफ a = 3q+2 देन a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9q स्क्वायर प्लस 3 2 = 6 2 = 12 q प्लस 4। अच्छा एक मिनट ध्यान से देखो, तो ये जो 4 है ना, 4 को हम 3+1 लिख सकते हैं। क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा, इसको हम 3+1 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये तीनों ही टर्म्स में एक 3 कॉमन आ जाएगा, और जब 3 कॉमन आएगा तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब फिर से यहाँ पर ये जो वैल्यू है 3q स्क्वायर, ये तर है, ठीक है,
तो ये कोई अगर इंटीजर है तो क्यों ना इसको हम m मान लें, ठीक है, ये इसको हम m ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है m लेने में। फिर से वही बात की, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये 3m+1 के फॉर्म का है, ठीक है। अब 3q+2 के फॉर्म का अगर इंटीजर हुआ तो वो एक डिफरेंट केस है, तो इसमें हम इसको मिक्सअप नहीं कर सकते हैं इसके साथ, ये डिफरेंट केस था, अब यहाँ पर ये एक डिफरेंट केस है, तो इसमें हम इसको m पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a² जो है आपका 3m+1 के फॉर्म का हो जाएगा। तो एक मिनट देखो, ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म का होगा या नहीं तो 3m+1 के फॉर्म का होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3m+1 ही आया हुआ है। हालांकि इसमें एक बात यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि कोई भी इंटीजर 3q या 3q+1 या फिर 3q+2 के फॉर्म का हो सकता है, बट उसका स्क्वायर करेंगे ना तो वो 3 ही फॉर्म में हो सकता है, या तो a² 3m के फॉर्म का, या 3m+1 के फॉर्म का, या फिर 3m+1 के फॉर्म का। तो ये दो फॉर्म्स जो है एक जैसे ही दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमें यहाँ पर समझना था कि कोई भी इंटीजर 3q या 3q+1 या 3q+2 के फॉर्म का होगा और उसका क्यूब करने पे, इसका स्क्वायर करने पे 3m या 3m+1 के फॉर्म का होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि यूज यूक्लिड डिविजन्स लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसका आप क्यूब कर दो। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर सपोज मान लो मैंने कि 4 ले लिया, और 4 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 को 9 7 जा 63 +1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने 5 ले लिया तो 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। कोई इंटीजर सोचा मैंने 5 सोचा, फिर उसका क्यूब कर दिया 125। तो 125 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 1 2 प्लस ये हो जाएगा, नहीं एक सेकंड, 13 + 8 इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। 9 1 जा 9 और 3 9 9 125 को डिवाइड करेंगे अगर हम, 125 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 1 जा 9 3 5 9 3 जा 27। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब 9m+8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देख रहे हो इस तरीके से, तो यही आपको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आप ऑब्वियसली एग्जांपल लेकर के तो दिखा नहीं सकते हो, इसको आपको थ्योरेटिकली प्रूव करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होगा। लेट ए बी, जैसा कि हर एक क्वेश्चन पे हम इस तरह के क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ भी होगा। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, टेक बी इज इक्वल टू 3। b को 3 लिया हुआ है क्योंकि क्यूब करने पे 27 हो जाएगा, फिर 9 कॉमन ले लेंगे इसमें, है ना। 3 कॉमन ले लेंगे तो 9 आ जाएगा। b 3 लेंगे अगर हम इसमें, तो देखो a क्या होता है, bq + r, वेयर r इज़ यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर इक्वल देन 0 लेस देन b होता है। यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। अब क्योंकि b हमने 3 लिया हुआ है, हियर a कैन बी ऑफ द फॉर्म, a कैन बी ऑफ द फॉर्म, क्योंकि आपने यहाँ पर b को 3 लिया हुआ है तो ऑब्वियसली 3q + r होगा, और r की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक, 0 1 2। तो a जो है वो कैसा कैसा हो सकता है, a कैन बी ऑफ द फॉर्म 3q, 3q + 1 और 3q + 2। इन्हीं 3 फॉर्म में हो सकता है कोई भी इंटीजर। और ये तो सिंपल सी बात है कि कोई भी इंटीजर जो है वो या तो 3q के फॉर्म का होगा, अगर 3q के फॉर्म का नहीं हुआ तो 3q + 1 के फॉर्म का होगा, और 3q + 1 के फॉर्म का भी नहीं हुआ तो 3q + 2 के फॉर्म का होगा। अब हम इसको केसेस बाय केसेस देखेंगे। पहला केस कि अगर इफ़ कोई भी इंटीजर जो 3q के फॉर्म का है, देन क्यूब इसका क्या होगा, क्यूब क्या होगा बच्चों, 27q क्यूब। क्यों, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब करेंगे तो q पावर 3 हो जाएगा। और इसमें हम अगर 3 कॉमन ले लें, मतलब इसको हम 3 × 9 टाइम्स q पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 9q पावर 3 भी तो एक इंटीजर ही है ना, तो क्यों ना 9q पावर 3 को हम m पुट कर दें, देन a क्यूब कैसा हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा आपका 3, ये यहाँ पर ना 9 × 3 लिखना था, 3 × 9 नहीं, 9 × 3 कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 9 × m के फॉर्म का, 9m के फॉर्म का आ जाएगा। a क्यूब कैसा हो जाएगा, 9 × m के फॉर्म का आ जाएगा आपके पास।
तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। पहला पार्ट प्रूव क्या किया हमने कि अगर हमारा इंटीज़र, कोई भी इंटीज़र अगर 3q के फॉर्म का होगा तो उसका क्यूब 9m के फॉर्म का होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे 3q के फॉर्म का इंटीज़र सोचो आप, 3q के फॉर्म का इंटीज़र कैसा, 6 होता है, 3 × 2 है ना, 3q के फॉर्म का है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, और 36 को कैसे लिख सकते हैं 9 × 4। तो ऑब्वियसली ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट कि ये केस 1 था, ये पहला वाला पार्ट जो था ये केस हमने 1 लिया हुआ था। ऐसे ही केस नंबर 2 लेंगे। केस नंबर 2 में अगर ज़रूरी तो है नहीं ना कि सारे इंटीज़र 3q के फॉर्म के ही होंगे, इंटीज़र तो 3q + 1 के फॉर्म के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 के बाद 10, 4 के बाद 10 आएगा। ये सारे इंटीज़र जो हैं जैसे 4 हो गया, 10 हो गया, फिर 16 हो गया, ये सब के सब 3q + 1 के फॉर्म के हैं। तो आप इसमें कैसे लिखोगे, इसका क्यूब करोगे तो कैसे आएगा, ये 3q + 1 का क्यूब हो जाएगा, और ये a + b के होल क्यूब के आइडेंटिटी से इसको आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 27q⁴ प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27q² प्लस 3 3 जा 9q प्लस 1 का क्यूब 1। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों में ही 9 कॉमन है, तो 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो 3q⁴ होगा, फिर 3q⁴ होगा, और फिर 9 कॉमन ले चुके हैं तो ये क्यूब बच जाएगा यहाँ पर, और +1। अब ये भी तो कोई इंटीज़र है, ये कोई एक इंटीज़र है, इस इंटीज़र को क्यों ना हम 3q⁴ प्लस 3q⁴ प्लस q को हम अगर m पुट कर देते हैं, देन ए क्यू हमारा आ जाएगा 9 × m + 1। कहने का मतलब ये है कि अगर इंटीज़र 3q + 1 के फॉर्म का होगा तो उसका क्यूब 9m + 1 के फॉर्म का होगा। तो ये हमने समझ लिया, देख लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप है, केस नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। केस नंबर 3 की क्यों ज़रूरत आ पड़ी, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं ना कि इंटीज़र जो है वो 3q या 3q + 1 के फॉर्म के ही हों, इंटीज़र 3q + 2 के फॉर्म का भी हो सकता है। तो जब इंटीज़र 3q + 2 के फॉर्म का होगा, जब इंटीज़र 3q + 2 के फॉर्म का होगा, केस 3, इफ़ a कोई इंटीज़र है, ठीक है, तो वही मैं इंटीज़र कह रहा हूँ 3q + 2 के फॉर्म का होगा, देन a⁴ क्या होगा बच्चों, 3q + 2⁴ को लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 27q⁴ प्लस 3 × 2 = 6, 9 × 54 q⁴2 प्लस 3 4 × 12, 12 3 × 36q प्लस 2 2 × 4 2 × 8, ऐसे लिखा जा सकता है ना। और फिर आप इसको एक स्टेप में देखो ध्यान से, यहाँ पर भी, यहाँ पर तीनों में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन अगर आप ले लेते हो तो ये बन जाएगा 3q⁴ प्लस 6q⁴2 प्लस 4 × q प्लस 8, इस तरीके से। और इसमें अगर आप 3q⁴ प्लस 6q² प्लस 4q जो कि कोई इंटीज़र है उसको अगर आप m पुट कर देते हो, देन a क्यूब आपका क्या बन जाएगा 9m + 8 के फॉर्म का आ गया। 9 टाइम्स समथिंग प्लस 8, 9 टाइम्स सम इंटीज़र प्लस 8 के फॉर्म का आ गया। तो अगर आप इंटीज़र 3 ही तरह के हो सकते हैं, दुनिया में जितने भी इंटीज़र्स हैं वो 3 ही तरीके से लिखे जा सकते हैं, 3q या 3q + 1 या फिर 3q + 2। अगर इंटीज़र 3q के फॉर्म का है तो उसका क्यूब भी 9m के फॉर्म का होगा। अगर इंटीज़र 3q + 1 के फॉर्म का है तो उसका क्यूब 9m + 1 के फॉर्म का होगा, और इंटीज़र अगर 3q + 2 के फॉर्म का है तो उसका क्यूब 9m + 8 के फॉर्म का होगा। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर एक फाइनल स्टेटमेंट चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग, हेंस क्यूब ऑफ एनी positive integer can be of the form 9m or 9m + 1 और 9m + 8। हेंस तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। अब इसमें ये बताया गया है कि भाई किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, एंड दैट फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक।
जैसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे देखो 1771 को उन्होंने फैक्टराइज कर रखा है, तो ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है 7 इंटू 11 इंटू 23, और ये यूनिक तरीका है लिखने का, है ना। मतलब अब हालांकि ऑर्डर इसमें आप चेंज जरूर कर सकते हो, 11 को पहले लिख दो या 7 को वो बाद में लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये यूनिक तरीका है। मतलब दो तरीके से आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो इसको, 7 इंटू 11 इंटू 23 ही लिख सकते हो और किसी तरीके से आप नहीं लिख सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि every composite number can be expressed or factorized as product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. This is very basic fundamental कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम यूनिक तरीके से इस तरीके से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर दूं मैं कि अगर हम बात करें कि कोई नंबर है, कोई एक डिजिट ले लेते हैं सपोज, है ना, ए, और उसकी पावर n है, ये इसके एंड में यूनिट के प्लेस पे ज़ीरो कब आएगा? यूनिट के प्लेस पे ज़ीरो ये कब आएगा? व्हेन ए हैज़ अ फैक्टर 5, है ना, ए हैज़ फैक्टर 5 एंड 2, इस तरीके से जब भी 5 और 2 इसमें फैक्टर आएगा तभी यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आएगा। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल से ये मैंने लिया हुआ एग्जांपल, इसमें कहा जा रहा है कि कंसीडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब यूनिट के प्लेस पे 4 की पावर n में n कुछ भी आप ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, मतलब 4 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, एंड में यूनिट के प्लेस पे कभी ज़ीरो आएगा क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि 4 पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। या यूं कहें कि हम इसको, बेहतर तरीका ये होगा कि हम इसको ऐसे कहें कि दिस इज़ 4 इंटू 4 इंटू 4 कितनी बार? n टाइम्स। और ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 2n टाइम्स, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। 2 पावर 2n लिखें चाहे 4 पावर n लिखें, दोनों का मतलब सेम ही होगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन, है ना, it does not have 5 as a factor, therefore 5 power n cannot end with digit 0। कोई भी नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 4 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 2n टाइम्स, या 4 इंटू 4 इंटू, प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये नहीं है, 4 इंटू 4 इंटू 4 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 पावर n को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 2n टाइम्स। और इसमें हमने क्या देखा कि 5 तो कहीं आया नहीं, और कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है, जैसे 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 100 ले लो, तो उसमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 दोनों ही होने चाहिए। तो इसमें खाली 2 है, 5 नहीं है। किसमें? 4 पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में, जो कि ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये है आपका 4 पावर n का, इसमें 5 नहीं है। देयरफॉर वी कैन से 4 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे हम लोग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और अभी हमने एक डिवीज़न एल्गोरिथम से किया था, अब प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे और एक दो चीज़ें उसमें और भी जानेंगे। तो सबसे पहले HCF या LCM निकालना है आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से, जैसे कि एग्जांपल नंबर 7 है, उसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, जो अभी किया था हम लोगों ने, उससे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। और इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? चाहो तो आप रफ में ये चीज़ देख लो, कितने पे जाएगा ये? 2 से 2 4 जा 8, 1 2 8 जाए ना, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, और फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 4 5, 2 पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये यूनिक है। सिमिलरली 404 को कैसे लिखा जा सकता है? ये भी आप चाहो तो रफ में करके देख लो, ये रफ पार्ट है। 404, 202, फिर 2 101, और 101 किसी के टेबल में जाता है, किसी के टेबल में जाएगा ये,
आई डोंट थिंक ये किसी की टेबल में जाएगा, ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 101 एक अपने आप में प्राइम नंबर है। 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के टेबल में नहीं जाएगा, और 7 के टेबल में नहीं जाएगा, 10 तक चेक करना है हमें, ऑब्वियसली 9 में भी नहीं जाएगा। तो बस इतना ही है, 2 पावर 2 इंटू 101, ऑब्वियसली इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो बच्चों, इसमें आपको अगर HCF फाइंड करना है तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में हो, और हाईएस्ट पावर लेना होता है हमें। HCF का मतलब हाईएस्ट पावर लेना होता है। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट पावर इन दोनों में देखें हम कॉमन में, तो 2 पावर 2 है, तो HCF 2 पावर 2 दैट मीन्स 4 आ गया, HCF यही है। और LCM जो है, दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसका हाईएस्ट पावर लेना होता है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, जैसे 2 पावर 5 यहाँ या 2 पावर 2 यहाँ भी है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 पावर 5। फिर 3 दोनों में से, इनफैक्ट यहाँ पर मैंने एक चीज़ बोला है कि दोनों में कॉमन होना ज़रूरी नहीं है। LCM कैसे निकालते हैं हम, कि दोनों में कॉमन होना नहीं चाहिए, जो भी हाईएस्ट पावर है प्राइम नंबर्स का वो हमें हाईएस्ट पावर लेना होता है। तो 3 पावर 1 लेंगे। 2 पावर 5 क्यों लिया, क्योंकि 2 पावर 2 है और 2 पावर 5 है, कौन ज़्यादा है, 2 पावर 5 है। इसमें तो 3 पावर है ही नहीं, तो हम चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 पावर 0, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 पावर 1 है यहाँ पर, तो 3 पावर 1 आ जाएगा। और 101 इसमें तो है बट इसमें नहीं है, तो उससे क्या 101 की पावर 1 ले लेंगे। तो यही आपका LCM है। मल्टीप्लाई करके अगर चाहो तो आप लिख भी सकते हो, जो भी आंसर आएगा। क्या आएगा ये, आई थिंक मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 2 पावर 5 32, 3 जा 96, और 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 96 को 101 से, मैं रफ में करके देखता हूँ, 96 इंटू 101, ये आएगा 9696, ठीक है, तो ये आएगा 9696। तो यही आपका LCM है और HCF ये है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ऑब्जर्व अगर हम करें, HCF और LCM को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 4 इंटू 9696, और ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 38784, ठीक है। और इनिशियली जो हमारे पास नंबर्स थे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो देखते हैं क्या होता है, 96 इंटू 404, ये क्या होता है, ये भी एक बार देखते हैं करके। तो 96 को अगर आप 404 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 38784। ये मैंने कैलकुलेटर पे कर लिया, देख लिया मैंने, इतना ही आता है ये, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, 3 नहीं 2 नंबर्स हैं अगर, तो उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। फॉर 2 नेचुरल नंबर्स, हम यहाँ से एक रिजल्ट लिख सकते हैं, फॉर 2 नेचुरल नंबर्स, स्टार बना देते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है ये, फॉर 2 नेचुरल नंबर्स A and B, HCF of AB इंटू LCM of AB। HCF और LCM का AB का जो प्रोडक्ट होगा, HCF का और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा A टाइम्स B के बराबर। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आप कैसे निकालते हैं LCM HCF जानते ही होंगे ऑलरेडी, ठीक है। HCF निकालने के लिए जो हाईएस्ट कॉमन होता है दोनों में जो कॉमन भी हो और हाईएस्ट हो, जैसे 2 पावर 2 इसमें है और इसमें भी है 2 पावर 2, तो यही हाईएस्ट है। 101 की बात करें तो पहले वाले में है ही नहीं, 3 की बात करें तो दूसरे वाले में नहीं है, तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन 2 पावर 2 होगा। और LCM की बात करें तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर को लेते हैं, जैसे 2 पावर 5 है तो 2 पावर 5 हाईएस्ट है, 2 पावर 5 है 2 पावर 2 है, हाईएस्ट कौन है 2 पावर 5, 2 पावर 5 को ले लिया। फिर 3 पावर 1 है ना हाईएस्ट, और 101 की पावर 1 है हाईएस्ट। हालांकि दोनों में नहीं है, ये 3 इसमें नहीं है और 101 इसमें नहीं है, बट उससे कोई मतलब नहीं है ना, सारे प्राइम फैक्टर्स को लेंगे और हाईएस्ट पावर लेंगे उनमें, ठीक है, दोनों ही नंबर्स में। तो इस तरीके से आपका LCM आएगा और LCM इंटू HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। तो ये हम लोगों ने अभी सीखा। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर, ये सॉल्व एग्जाम्पल से मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन।
सॉल्व एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करना आसान होता है, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया हुआ है अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी में कोई कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है, इन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल में कोई भी कॉन्सेप्ट इन्होंने स्किप नहीं किया है। तो आप 8th ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसको देखते हैं। इसमें भी यही कहा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं 6 का। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। फिर 72 को कैसे लिख सकते हैं, आप चाहो तो रफ में कर सकते हो, और ये हो जाएगा आपका 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। रफ में कर लेना, 72 को फैक्टराइज यही आएगा। 120 की बात करें अगर हम, तो ये आ जाएगा आपका 2 पावर 3 8, और ये कितने पे जाएगा, ये 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। ये आएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 120 का। अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ अगर बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में हो, ऐसा प्राइम नंबर जो सब में है और कॉमन भी हो। तो 2 पावर 1 यहाँ भी है, 2 पावर 1 इसमें भी है, हालांकि इसमें 3 टाइम्स आया हुआ है, बट 2 पावर 1 तो है ही ना, और इसमें भी 2 पावर 1 है। तो एक तो 2 पावर 1 यही हाईएस्ट है, हाईएस्ट तो यही है जो कॉमन है, सब में भी है और कॉमन भी है, ठीक है, सब में भी है और हाईएस्ट लेंगे अगर तो 2 पावर 1 होगा। सिमिलरली अगर 3 की बात करें तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन अगर हाईएस्ट की बात करें तो वो एक बार आया हुआ तो 3 पावर 1 आ जाएगा। और 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए इसको हम स्किप कर देंगे। तो एचसीएफ आ गया आपका 2 इंटू 3, दैट मीन्स एचसीएफ 6 आ गया। और एलसीएम क्या होता है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें हाईएस्ट पावर को पिक करना होता है। तो सबसे पहला जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इन तीनों में, इसमें 2 पावर 3 है, इसमें भी 2 पावर 3 है, इसमें 2 पावर 1 है, तो हाईएस्ट क्या है 2 पावर 3 है। फिर 3 की बात करें तो 3 पावर 1 यहाँ है, 3 पावर 2 है यहाँ 3 पावर 1 है, तो हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट ये 3 पावर 2 है। तो ये आ गया आपके पास। 5 पावर 1 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 5 पावर 1 को यहाँ पर लेना पड़ेगा। हाईएस्ट क्या है 5 का एक्सपोनेंट 1, तो ये आ गया आपके पास। तो अगर देखें इसको हम मल्टीप्लाई करके तो ये 8 5 जा 40 और 49 जा 360 आएगा। तो ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया। अच्छा, इसमें अगर हम लॉजिक लगाएं कि भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर हम निकालें बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 360, जो कि 216 जीरो, हाँ 2160 आ जाएगा आपके पास एचसीएफ इंटू एलसीएम। बट अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की बात करें, इसमें तो वो है 6 इंटू 72 इंटू 120, और ये वैल्यू डेफिनेटली 2160 के इक्वल नहीं होगा। और ये कितना होगा करके देखते हैं एक बार, कैलकुलेटर से मैं करता हूँ जल्दी। ये आएगा आपका 51840, आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 51840 आएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर देखें तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रूल है ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये 2 नंबर्स के लिए ट्रू है। इस केस में वैलिड इसलिए हो रहा था क्योंकि ये 2 नंबर्स थे केवल, इसमें यहाँ पर 3 नंबर दे दिया तो वैलिड नहीं है। तो 3 नंबर के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है, एडिशनल फार्मूला, इसको आप यूज़ कर सकते हो अब कि एलसीएम अगर PQR का निकालना है तो पहले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, फिर एचसीएफ निकालो, फिर 2 करके एचसीएफ निकालना है, 2 नंबर्स को लेकर के P और Q और उससे डिवाइड कर देना है। और एचसीएफ निकालना है तो ऑब्वियसली PQR का तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का हो जाएगा, PQR इंटू LCM PQR हो जाएगा, और फिर उसके बाद LCM PQ, LCM QR, LCM PR। तो हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं, बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी गई है। तो ये 3 नंबर्स के केस में आप अगर LCM निकालना है आपको तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसको यूज़ करके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। पहला पार्ट है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले का अगर फर्स्ट पार्ट देखें 140 है, 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो रफ में चाहो तो आप कर लो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। 2 से 70 पे जाएगा, फिर 2 से 35 पे, फिर 5 से 7 पे। तो इसको बच्चों कैसे लिखा जा सकता है, 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1, 5 पावर 1 को 5 ही छोड़ देंगे। तो यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही अगर मैं ये लास्ट वाला करता हूँ, अगर 5th पार्ट करूँ अगर 7429, तो इसके लिए भी रफ में कर लेते हैं। 7429 को फैक्टराइज करना है हमें, तो किसके टेबल में जाएगा ये, 9 to 11, 11 4 15, 15 7 22, नहीं 3 के टेबल में तो नहीं जा रहा है, 5 के टेबल में ऑब्वियसली नहीं जाएगा, 7 के टेबल में भी नहीं जाएगा,
9 के टेबल में तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। 11 के टेबल में 11 6 जा 66, 66 8 2 11 7 जा 5 ना, 11 के टेबल में भी नहीं जाएगा। 13 के टेबल में 13 5 जा 65 और 9 13 7 जा 91। ओह नहीं, नहीं 13 के टेबल में भी नहीं जाएगा ये। 17 के टेबल में देखो, 17 के टेबल में ये 17 4 जा 68, 17 3 जा 51 और 17 7 जा, हाँ ये 17 के टेबल में जा रहा है 437 है ना। तो 437 फर्दर किसी के टेबल में जा रहा है 17 के टेबल में जाएगा। अगेन देखते हैं एक बार, 17 2 जा 34 और नहीं 17 के टेबल में तो ये नहीं जाएगा फिर से, तो फिर किसके टेबल में जाएगा? और 17 में तो नहीं जाएगा, 19 में करके देखते हैं। 19 में तो 19 2 जा 38, 19 2 जा 38 5 19 3 जा, हाँ तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर्स दिए हुए थे इसके फैक्टर 17 19 23। तो इसको आप रफ में कर लेना, ऐसे नहीं तो फिर ये बहुत टफ हो जाएगा इसको फैक्टराइज करना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 17 19 23, यही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर्स आ गए, तीनों प्राइम नंबर्स हैं और ये थोड़े से बड़े नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर सकते थे। ठीक है, तो यही करना था इसके अंदर। अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कह रहा है पहले एलसीएम एचसीएफ निकालो और फिर वेरीफाई भी करो। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट नहीं, मैं थर्ड पार्ट ही बता देता हूँ आपको, और फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर 336 है, 336 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा ये देखते हैं पहले। तो 336 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 की पावर 3 4 है ना, 4 और इंटू 3 इंटू 7, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। और 54 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3। और फिर हम जानते हैं एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो 2 देखो, 2 दोनों में है, बट जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 2 पावर 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 पावर 1 है, और 3 पावर यहाँ पर 3 है बट यहाँ 3 पावर 1 है। तो दोनों में जो लीस्ट वैल्यू पावर होगा वो पावर हम लेते हैं, तो 3 पावर 1। तो ये लीस्ट वैल्यू लोगे आप तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा एचसीएफ। और अगर एलसीएम की बात करें तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसका हाईएस्ट पावर लिया जाता है। जैसे 2 पावर 4 है, 2 पावर 1 है, तो हाईएस्ट तो ऑब्वियसली 2 पावर 4 हुआ, तो हाईएस्ट ये लेंगे। फिर मल्टीप्लाई 3 पावर 3 है और ये 3 पावर 1 है, तो 3 पावर 3 को पिक करेंगे। और 7 पावर 1 है यहाँ पर, और यहाँ तो इसमें तो 7 है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, 7 लिया जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। और फाइनली इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आपको देगा 16 7 जा 112, और 112 को मल्टीप्लाई करना है, 112 को मल्टीप्लाई करना है हमें, ये आ जाएगा 3024। ठीक है, और एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर निकालेंगे हम, एलसीएम आ गया आपका 112 इंटू 27 3024, और एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे तो 18144 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालेंगे तो वो भी 18124 आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा वेरीफाई भी हो गया, वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एलसीएम और एचसीएफ कह रहा है कि फाइंड करना है इंटीजर्स का, इन इंटीजर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 12 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। सिमिलरली 15 को लिख सकते हैं 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, और 21 को 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। यहाँ 3 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 3 लिख देंगे तो भी चलेगा। अब क्लियरली अब यहाँ से एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में क्या करते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं जो कॉमन हो सब में। तो आप देख सकते हो 3 इसमें भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एचसीएफ तो क्लियरली 3 हो गया। अब बात करें 7 की या 5 की या 2 की, तो वो तीनों में प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर एचसीएफ इज 3। और एलसीएम होता है जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जितने भी इसके तीनों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इन तीनों प्राइम फैक्टर्स में हाईएस्ट पावर पिक करना होता है हमें, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तीनों में वो प्रेजेंट है वो प्राइम नंबर या नहीं। जैसे 2 पावर 2 की बात करें तो क्लियरली वो फर्स्ट 12 में है, और इन दोनों में 2 पावर 2 कहीं नहीं है, या इनफैक्ट 2 नहीं है फैक्टर, बट स्टिल क्योंकि 2 पावर 2 हाईएस्ट फैक्टर है तो यहाँ पर हम 2 पावर 2 लेंगे। सिमिलरली 3 पावर 1 तीनों में
हाईएस्ट तो 3 पावर 1 ही है, और 5 पावर 1 अगर हम तीनों की बात करें तो 5 पावर 1 ही हाईएस्ट है, और 7 पावर 1 भी इन तीनों में हाईएस्ट है। इसमें अगर नहीं है तो 7 पावर 0 है, इसमें 7 पावर 0 है, यूं कहें इसमें 5 पावर 0 है, तो 5 पावर 1 जो है वो हाईएस्ट कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट है। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 420। तो ये आपका आंसर आ गया 420। HCF ये, LCM ये, दैट्स इट। तो यही करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड। इनफैक्ट सेकंड और थर्ड आप लोग खुद से करेंगे होमवर्क, ये आपके लिए ही है, बहुत ही सिंपल है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कि दो नंबर्स दिए हुए हैं 306 एंड 657। इसका HCF 9 है और नंबर्स ऑब्वियसली 306 एंड 657 है। एलसीएम फाइंड करना है और हम क्या रिजल्ट जानते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हम अगर बात करें यहाँ पर तो HCF तो 9 है इंटू LCM हमें पता नहीं है, फाइंड करना है LCM। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की अगर बात करें तो वो 306 इंटू 657 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप LCM अगर निकालोगे तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, और ये सिंप्लीफाई होकर के 3 के टेबल में जाएगा, ये 102, और ये फिर से 3 के, इनफैक्ट ये 9 के टेबल में जा रहा था, तो 34 इंटू 657 है, ये आएगा 22338। तो यही आपका आंसर है, इसमें LCM यही नंबर होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट है 5th नंबर क्वेश्चन। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद 0 डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब ये आपसे कहा जा रहा है कि 6 पावर n जो है इसको आप मतलब 6 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, n कोई यहाँ पर नेचुरल नंबर है, आप 6 को सपोज n5 है तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 आएगा एंड में, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 6 का, तो ऐसे कैसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 की पावर n, और फर्दर इसको हम लिखें तो 2 पावर n इंटू 3 पावर n लिख सकते हैं। हियर प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर हम ये लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट contain 5 as a factor, 5 as a factor, therefore 6 power n cannot end with 0। That's it, हो गया, यही करना था आपको। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, एक्सप्लेन व्हाई। सो हम 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 13 टाइम्स 7 इंटू 11 प्लस 1। इनफैक्ट कह सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर को हमने बाहर ले लिया है, टेक कॉमन फैक्टर ऑट, ठीक है। तो इसको आप 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1 लिख सकते हो, और ये अपने आप में क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली ये 78 होगा, तो 13 इंटू 78 है, तो क्लियरली दिस इज कंपोजिट, ये तो एक कंपोजिट नंबर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट जो पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5, इसमें भी सेम प्रोसेस से 5 को कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल देंगे तो हमें 5 इंटू सम नेचुरल नंबर आ जाएगा, और 5 इंटू अ नेचुरल नंबर इज, नेचुरल नंबर ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, ये क्लियरली ग्रेटर देन 1 है, दिस नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो 5 इंटू एनी नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 इज अ कंपोजिट नंबर, अगेन अ कंपोजिट नंबर, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर होगा। 7th क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दो बच्चे हैं सोनिया और रवि, ये अब एक सर्कुलर पार्क के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है और एक सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रवि फास्ट है इससे, सोनिया से, तो ऑब्वियसली दोनों अगर सेम टाइम में स्टार्ट करेंगे तो रवि ऑलवेज आगे रहेगा, वो इस तरीके से रवि यहाँ जब तक यहाँ पहुँच जाएगा तब तक सोनिया यहीं तक रहेगी, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। जब मान लो रवि यहाँ पर आ जाएगा तो उस केस में सोनिया हो सकता है यहाँ तक चल के आ जाए, तो इस तरीके से ऑब्वियसली ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, रवि जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और सोनिया जो है उससे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो बेसिकली होगा क्या इसमें कि अब मान लो एक सेकेंड के लिए कि ये एक चक्कर कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे चक्कर या तीसरे चक्कर या चौथे चक्कर कहीं पर आकर के तो दोनों मिलेंगे ना। ये भले ही हो सकता है सोनिया कम चक्कर लगाए, कम चक्कर कंप्लीट करे और रवि ज़्यादा चक्कर कंप्लीट कर ले, बट स्टिल जो है दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, दूसरे या तीसरे या चौथे या 5वें राउंड में,
है कि नहीं। तो वो हमें निकालना है कि कितने देर के बाद जो है, कितने देर के बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे। तो बेसिकली कैसे निकलेगा ये, एलसीएम से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर कहेंगे कि मीटिंग पॉइंट, या मीटिंग पॉइंट नहीं, इनफैक्ट यहाँ पर हम कहेंगे कि दे विल मीट अगेन आफ्टर LCM of 18 and 12 minutes, ठीक है। दे विल मीट अगेन आफ्टर LCM, जो भी निकल के आएगा 18 एंड 12 का, उतने मिनट्स के बाद वो दोनों बच्चे आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है 18 और 12 का LCM कैसे निकालते हैं। तो 18 को कैसे लिखोगे बच्चों, 3 पावर 2 इंटू 2, इनफैक्ट 2 इंटू 3 पावर 2 लिख सकते हैं। और 12 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 पावर 2, ठीक है। और LCM क्या होता है, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसका हाईएस्ट पावर पिक किया जाता है। तो 2 पावर 2 है और यहाँ 2 पावर 1 है, तो हाईएस्ट कौन है, 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 लेंगे। यहाँ 3 पावर 1 है और 3 पावर 2 है, तो क्या लेंगे, 3 पावर 2, दैट मीन्स 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट्स के बाद जो है वो दोनों बच्चे आपस में फिर से मिल जाएंगे। इनफैक्ट होगा क्या उस प्रोसेस में कि ये जो रवि है, रवि तो 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है, 36 मिनट में। ऑब्वियसली यहाँ पर इस चक्कर यहाँ से स्टार्ट किया और 1 2 3 चक्कर कंप्लीट हो गया, और सोनिया के 2 चक्कर कंप्लीट होंगे, ठीक है, फिर दोनों आपस में मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यही आपका 36 मिनट जो है, यही आपका आंसर होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर को हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो उस टाइम में भी देखा था क्या होता है। इनफैक्ट डेफिनेशन इसका अगर हम बात करें तो इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जो रैशनल नहीं है। दोज इनफैक्ट रियल नंबर्स लिख देते हैं, दोज रियल नंबर्स which cannot be expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0 and pq are integers, are called irrational numbers। तो ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए √2 हो गया, √3 या फिर √5, है ना, पाई एक नंबर होता है, ई, इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं। या डेसिमल में अगर हम देखें तो 0.20, 200, 200, है ना, ये इस तरीके से जो नंबर्स लिखे रहते हैं तो ये डेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इरेशनल नंबर है। ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं जानता है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.71 होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 3.14। और 22/7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता है। वैसे एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 22/7 इज नॉट इरेशनल नंबर, 22/7 इज रैशनल, है ना। 22/7 क्या है, रैशनल नंबर होता है। ऑब्वियसली ये p by q के फॉर्म में है ना, तो ये रैशनल ही होगा। इस 22/7 इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, और पाई एक रैशनल नंबर है। पाई को डिफाइन कैसे करते हैं, किसी भी सर्कल में सरकमफेरेंस और डायामीटर के रेशियो को, ये डायामीटर है तो सरकमफेरेंस और डायामीटर के रेशियो को पाई कहा जाता है। सरकमफेरेंस पता है ना आपको सबको क्या होता है, ये 2πr भी कहते हैं इसको सरकमफेरेंस को, और डायामीटर तो पता है ये 2r होता है। तो आप एक सर्कल ले लो किसी भी लेंथ का, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, उसके सरकमफेरेंस और डायामीटर का जो भी रेशियो होगा वही पाई होगा। और ये आज तक कोई एग्जैक्ट नहीं निकाल पाया है। हाँ, एक्यूरेटली मतलब डेसिमल में 1000 प्लेसेस तक लोग निकाल चुके हैं, बट एग्जैक्ट नहीं निकलता है इसका, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। सिमिलरली √2, √3, √5 ये सब भी इरेशनल नंबर्स हैं, और डेसिमल फॉर्म में तो आपने देखा ही, इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये इरेशनल नंबर का डेफिनेशन। नेक्स्ट थ्योरम है एक जो ये कहता है कि लेट p बी एनी प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये बहुत ही बेसिक सा थ्योरम है। इसका प्रूफ हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल हम लोग देखते हैं कि इसका प्रूफ किस तरीके से आएगा। प्रूफ, हाँ, इसमें अब देखो कि
ए को हमने क्या किया हुआ है, कंपोजिट नंबर है, ए कोई एक नंबर है कंपोजिट नंबर जिसको हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। दैट मीन्स ए जो है वो P1 P2 P3 Pn तक, ऑब्वियसली इसमें अब कोई कंपोजिट नंबर है तो हमने एज्यूम कर लिया कि उसके n प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पर, तो P1 P2 P3 से लेकर के Pn तक वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर से लेकर के Pn स्क्वायर तक। ओके, इसमें ये भी दिया हुआ है कि P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब क्योंकि P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए तो हमारा P1 से लेकर के Pn तक का प्रोडक्ट है। दैट मीन्स P डिवाइड्स P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर सो ऑन अप टू प्रोडक्ट जो है Pn स्क्वायर तक को डिवाइड करेगा। अच्छा, अब देखो ये जो है ना, ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो एक बात बताओ कि P जो है अगर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को अगर डिवाइड करता है ना, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि P जो है इन्हीं में से कोई एक प्राइम नंबर होगा। सब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब जैसे देखो 2 है 3 है 4 है 2 है 3 है 5 है 7 है ना 11 है, इस तरीके से कोई एक नंबर है जो इन सब के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। तो ये जब ऑलरेडी ये प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सब के सब प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं और एक कोई नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है, तो सर्टेनली ये नंबर जो होगा अपने आप में एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं कह सकते हो कि 12 इसको डिवाइड कर देगा, है ना, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। ये अपने आप में एक प्राइम नंबर होगा। ये क्या होगा यहाँ पर, एक प्राइम नंबर होगा। ये यहाँ पर जो एग्जांपल ये हुआ है, हालांकि मैंने एग्जांपल ए नहीं लेना चाहिए, एक्स ले लेते हैं। तो एक्स अगर इसको डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स एक्स जो है इनमें से कोई एक नंबर है, क्लियरली, तो इनमें से कोई नंबर होगा। क्यों, क्योंकि अच्छा ये भी तो दिया हुआ है ना कि P जो है अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो ये P जब खुद ही प्राइम है और वो इतने सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये जो प्राइम P है ये इनमें से ही कोई ये प्राइम नंबर होगा, है ना। ये X एक प्राइम नंबर है और ये इतने सारे प्रोडक्ट जो है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इनमें से ही कोई एक नंबर होगा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 या 11, कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि P इज़ वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ P1 P2, है ना, Pk या Pn, मतलब जो भी है इनमें से कोई एक नंबर होगा। ठीक है, और क्योंकि A जो है वो P1 से लेकर के Pn तक का प्रोडक्ट है, और हमने क्या देखा अभी कि P जो है इन्हीं में से, ये P1 P2 P3 Pk Pn, इन्हीं में से कोई एक नंबर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो A जो है ये इतने सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है और इन्हीं सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। उनमें से P कोई एक नंबर है, P3 हो सकता है, P4 हो सकता है, P7 हो सकता है ना, P100 हो सकता है या Pn हो सकता है इनफैक्ट। तो P A को ऑब्वियसली डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि ये सब के सब क्या है, A के फैक्टर्स हैं, और A के फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स P जो है वो A को डिवाइड करेगा। ये तो पता ही है हमें कि जब फैक्टर है तो वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है नंबर को। जैसे 6 के फैक्टर 2 और 3 है, तो 2 और 3 दोनों ही 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो ये हमें करना था इसमें।